Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Dashala is a land revenue system under the Akbar. So in this lecture we will try to understand the background, what are the factors responsible for the emergence of the Dashala, or what Dashala is, proper system, uski mechanism, how it's function and its merit and the demerit or the limitations. We will all this discuss in this लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दशाला जो है और उसको दशाला सिस्टम भी कहते हैं और बेसिकली इट वॉज ऑल्सो नोन एज द जब्ती सिस्टम. सो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द राजा टोडरमल, ठीक है, जो कि एक एबल फाइनेंस मिनिस्टर थे अंडर द अकबर. और उन्होंने जो ये फाइनेंशियल जो स्किल्स थे, ही लर्न दिस फाइनेंशियल स्किल्स अंडर इट्स फर्स्ट मास्टर, दैट इज द शेर शाह सूरी. ओके, सो क्या होता था पहले, फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड, के लिए बीघा यूज होता था. और बीघा कितना होता था? बीघा होता था 60 इंटू 60 यार्ड्स. ये अप्लाई होता था और इसको कंसिडर किया जाता था एज एन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. ओके, नाउ उसके बाद अंडर द अकबर अ न्यू गज और द यार्ड और द गज ए इलाही सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब इसमें मेजरमेंट जो डायमेंशन है उसकी चेंज हो गई. नाउ इट वॉज यूज एज अ 41 डिजिट्स और बेसिकली द अंगुल्स. और इसकी जो लेंथ थी इन इंचेस में, इट वॉज 33 इंचेस इन लेंथ. ओके, अच्छा, नाउ लैंड रेवेन्यू को मेजर करने के लिए बोथ रेगुलरिटी अलॉन्ग विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टीवेशन, जो भी जहां का भी हम निकाल रहे हैं लैंड रेवेन्यू, दे बोथ रेगुलरिटी अलॉन्ग विद द प्रोडक्शंस और द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कल्टीवेशन इन टेकन इनटू कंसिडरेशंस इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लैंड रेवेन्यू ऑफ एन एरिया. ओके, अच्छा, ये जो दशाला सिस्टम था, दिस सिस्टम वॉज एन लॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट दैट इज द जब्त, जो कि इंट्रोड्यूस किया था बाय द शेर शाह सूरी. सो ये जो सिस्टम था, इट वॉज प्रिवेल फ्रॉम लाहौर टू अलाहाबाद, ठीक है, स्पेशली इन द प्रोविंसेस ऑफ मालवा अलॉन्ग विद द गुजरात. और ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम रहा था लैंड रेवेन्यू असेसमेंट ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर. ओके, अच्छा, इसका जो इवोल्यूशन हुआ फर्दर, जो इवोल्यूशन हुआ ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द अकबर, इट लीड्स टू जो हम कहते हैं आज उसको दशाला और द 10 ईयर सिस्टम कहते हैं, उसको दशाला और द 10 ईयर सिस्टम, ठीक है. और ये हुआ था अंडर द अकबर मीन्स 24th ईयर ऑफ इट्स रेन. ओके, स्पेशली और बेसिकली स्पेसिफिकली इन द 1579. और ये कंटिन्यू रहा था इन द होल ऑफ द हिंदुस्तान. जो इसका एरिया था, ये एरिया कवर करता था लाहौर टू अलाहाबाद, ठीक है, लाहौर टू अलाहाबाद इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द अकबर रेंज. अच्छा, उसके बाद जो अकबर के बाद जो इनके सक्सेसर आए और स्पेशली जो शाहजहां थे, शाहजहां हैरा, इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द डेक्कन बाय द मुर्शीद कुली खान. उन्होंने वहां को भी इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अप्लाई किया, मुर्शीद कुली खान. ओके, सो एक ओवरऑल ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में. सो इस सिस्टम में क्या होता था, जो एवरेज प्रोड्यूस होता था, एवरेज प्रोड्यूस जो होता था ऑफ द 10 ईयर्स, ठीक है, इट वॉज डिराइव्ड. उसमें क्या होता था, सारा का सारा डिराइव कर दिया. 1/3 जो एवरेज प्रोड्यूस होता था, एवरेज प्रोड्यूस जो होता था, इट वॉज फिक्स्ड इन रुपीज, उसको रुपीज में फिक्स किया जाता था पर बीघा.
पर बीघा एंड फिक्स्ड एज ए शेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो शेयर होता था स्टेट का और एज ए उसको कहते थे मल, ठीक है। रेस्ट जो बचता था 2/3, और ये जो शेयर था इट वॉज लेफ्ट टू द कल्टिवेटर्स, उनको कल्टिवेटर्स के लिए छोड़ जाता था, उसको कहते थे दैट इज द खराज। ना जो स्टेट की डिमांड होती थी, स्टेट डिमांड ऑफ काइंड, इट वॉज गिवन इन, उसको मॉन्ड्स में रखा जाता था, इट वॉज गिवन इन मॉन्ड्स, ओके। बट फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट डिमांड फ्रॉम काइंड टू कैश, ठीक है, जब उसको काइंड में कैश में कन्वर्जन किया जाता था तो उसके लिए एक सेपरेट शेड्यूल ऑफ कैश रेवेन्यू रेट्स, जिसमें इंक्लूड होती थी वेरियस क्रॉप्स रेट जो फिक्स्ड होते थे, उनको इशू किया जाता था और उनको कहा जाता कि दस्तूर ए अमल। वी ऑलरेडी कवर्ड दस्तूर ए अमल, so go and watch it if you're not seen this video, okay। so in brief it is दस्तूर ए अमल इज, जो इसमें क्या होता था, ईच रेवेन्यू सर्किल, हर एक ईच रेवेन्यू सर्किल को एट ए सेपरेट शेड्यूल, उसमें एक सेपरेट शेड्यूल होता था, उसको दस्तूर ए अमल कहा जाता था, और ये इशू किया जाता था फॉर दी वेरियस क्रॉप्स, और उसमें क्रॉप्स के रेट्स, अलग अलग क्रॉप्स के रेट्स फिक्स कर दिए जाते थे। तो इससे होता क्या था, व्हाट्स इट्स मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या होता था। सो इन दिस वे जो पीजेंट होता था उसको रिक्वायर्ड होता था टू पे ऑन द बेसिस ऑफ लोकल प्रोड्यूस, ऑन द बेसिस ऑफ पे ऑन द बेसिस ऑफ लोकल प्रोड्यूस एट द सेम टाइम्स एज वेल एज द लोकल प्राइसेस, जो कि पहले ही स्टेट अलॉट कर चुका है अंडर दी दस्तूर ए अमल, ओके। सो दस्तूर ए अमल जो है ये प्रिपेयर्ड होता था एट ए रीजनल लेवल, इट प्रिपेयर्ड एट ए रीजनल लेवल और दी दस्तूर सर्किल, ओके, ठीक है। लेवल कीपिंग इन कंसिडरेशन दी फूड क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप अगर यहाँ पे जैसे इतने एरिया में एक फूड क्रॉप है तो उसके हिसाब से इनको बना दिया जाता था, एक सर्किल बना दिया जाता था जो कि इंक्लूड कर लेता था सारा एरिया जो कि पर्टिकुलर फूड क्रॉप्स को सोन होता था वहाँ पे। नॉट टू फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्मूथली, और जो एम्पायर थे इट वॉज सेगमेंटेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ रीजन, उनको दस्तूर कहते थे, एट द परगना, ठीक है, एट द परगना और द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उनको क्लब किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसे एक एरिया ए है, एक एरिया बी है, एक एरिया सी है, ठीक है। तो ए और सी का जो है सेम प्रोडक्टिविटी एरिया है, तो उनको क्लब कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ये रिस्पॉन्सिबल होता था इन द सप्लाई ऑफ दस्तूर ए अमल, और दैट इज द सप्लाई ऑफ और द शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप्स एट लेवल ऑफ तहसील, ठीक है, जो कि बन जाता था मोड ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेमेंट विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस होता था, जिसको चार्टर आउट हो जाता था। सब्सिक्वेंटली ईच जो कल्टीवेटर्स होते थे रिसीव्ड अ पट्टा, जो एक ईच कल्टीवेटर्स होते थे उनको एक पट्टा मिल जाता था, पट्टा और बेसिकली द टाइटल डीड्स, ठीक है, दैट इज टाइटल डीड्स क्या हो जाएगा, लैंड होल्डिंग डीड्स और कुबूलियत क्या होता था, डीड्स ऑफ द एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच द कल्टीवेटर्स हैड टू पे हिज ड्यूज, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट होता था जिसमें क्या होता था, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में जो कल्टीवेटर है उसको पे करना होता था अपना जो भी ड्यूज है उसकी लैंड का, ओके। नाउ हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईन दशाला और कैसे उसकी हल्की सी फंक्शनिंग होती थी। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। नाउ ये जो ईन दशाला सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, और किस ईयर में किया था, ये 1579 में किया था। सो इनिशियली था ये, इट वॉज अप्लाइड इन दी खलीसा लैंड, और खलीसा लैंड क्या होती थी, खलीसा लैंड जो है उसको क्राउन लैंड भी कहते थे, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाई द किंग और बेसिकली द एम्परर, ओके। लेटर ऑन ये एक्सटेंड हुआ जागीर लैंड एज वेल। नाउ जागीर, we will already cover what Jagir is, so go and watch this video if you're not watching this, okay। so जो ईन दशाला सिस्टम है ये रिप्रेजेंट करता है इसे कल्मिनेशन,
culmination of a series of land revenue experiment जो कि किए थे अकबर ने, ठीक है। तो इससे पहले भी अकबर काफ़ी लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट कर चुके थे कि उनको एक ऐसा मीन्स ऐसा एक सेटलमेंट मिल जाए और ऐसी एक मैकेनिज्म मिल जाए जिससे वो स्मूथ वे में लैंड रेवेन्यू प्रॉपर उनके स्टेट में फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने उससे पहले भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। सो आफ्टर टेकिंग द कमांड ऑफ द स्टेट अफेयर्स इन दी 1562, ओके, सो अकबर अपॉइंटेड नंबर ऑफ वजीर्स। अकबर ने क्या किया था? अकबर अपॉइंटेड नंबर ऑफ वजीर इन क्विक सक्सेशन में, एक के बाद एक, टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम्स। और उनका एम क्या था? टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम, टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम्स एंड टू improve द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट, ओके। इनिशियली उन्होंने अपॉइंट किया था असफ खान को, अपॉइंटेड एज अ वजीर, बट ही वॉज डिसमिस्ड वेरी सून। उनको बहुत ही जल्दी हटा दिया गया था बिकॉज ही फेल टू टेक एनी स्टेप्स टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट, जो कि मेन एम था ऑफ द अकबर का, ठीक है। सो आफ्टर असफ खान अब आए अहमद खान। फिर अहमद खान को एज ए वजीर अपॉइंट किया गया था, ओके। सो वजीर अपॉइंट किया गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू बदायूनी, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी और उनके मंतखबुल तवारीख। सो अहमद खान जो थे, he took a number of steps in order to reduce the state expenditure। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए थे in order to reduce the state expenditure, जो स्टेट का खर्चा होता था। In 1564 मुजफ्फर खान was appointed, Khan was appointed as a head of the financial department, और उनको असिस्ट करने के लिए टोडरमल को भी असाइन किया गया। सो दे बोथ ऑफ देम दे टुक अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रेवेन्यू टू द स्टेट। अगेन इन 1574 करोरी एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट, इन विच में क्या हुआ था, जो एंटायर खलीसा लैंड था इट वॉज डिवाइडेड इंटू अ सर्कल्स, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि सो दिस खलीसा लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ रेवेन्यू सर्कल इन सच अ वे दैट जो ईच सर्किल है इट यील्डेड अ रेवेन्यू ऑफ 1 करोड़ दाम, और जो ऑफिसर उसको जो कलेक्ट करेगा उसको कहते थे करोरी। अगेन इन 1576 when the areas of the Hindustan from Lahore to Allahabad were brought under the खलीसा, डायरेक्ट उसको खलीसा लैंड में कन्वर्ट कर लिया गया और उसको अंडर कर लिया गया, ब्रॉट अंडर द खलीसा और द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्राउन, ओके। सो ये जो एक्सपीरियंस थे दे गेन थ्रू द इनिशियल स्टेप्स इन ऑर्डर टू डेवलप द इन धैशाला system, okay। let's see the essential features of इन धशाला। फर्स्ट इज ये जो सर्वे था, और सॉरी आपका ये जो इन धशाला सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन द सर्वे एंड द मेजरमेंट। प्रॉपर उसका सर्वे होगा, मेजरमेंट होगा, एंड इट वाज सिमिलर टू द शेर शाह survey and the measurement, okay। So it was based on the survey and the measurement. Second is it was having the elements of Rayatwari system, it was having the elements of Rayatwari systems. Third is it was based on the scientific and rational basis, because जो 10 years एवरेज लिया जाता था, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ प्राइस को कंसिडर किया जाता था और उसका डेटा यूज़ किया जाता था फॉर द असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। फोर्थ इट वाज हैविंग द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी टाइम, इमरजेंसी टाइम का भी प्रोविज़न था, लाइक ड्यूरिंग द फ्लड और ड्रॉट हो गया, और इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। सो क्या हो जाता था, सफिशिएंट रिस्पाइट प्रोवाइड करी जाती थी
टू द पेयर्स ऑफ द रेवेन्यू, और अलॉन्ग विद दी उसको सम असिस्ट भी किया जाता था बाय प्रोवाइडिंग सम फाइनेंशियल और सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी हेल्प। And the biggest merit of this system की क्या थी? There was no need to calculating the yield per year. Every year उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता था। On the other hand जो स्टैंडर्ड yield थी फिक्स कर दी जाती थी इन परपिचुअटी और फॉर फिक्स्ड फॉर एवर के लिए। ओके, नाउ इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट इज इमीडिएटली आफ्टर सोइंग द सीड्स के सोन के बाद जो स्टेट होता था अलॉन्ग विद द पीजेंट्स, उन दोनों को ही पता होता था, केम टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। बिकॉज ऑफ दिस बोथ कुड प्लान देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेल इन एडवांस। जब आपको जितना टैक्स देना है वो फिक्स्ड है फॉर एवर के लिए, तो जैसे ही आप उसको सीड्स को सोन करोगे उसको आपको पता चल जाता था कि स्टेट को कितना लैंड रेवेन्यू मिलेगा और पीजेंट्स को कितना लैंड रेवेन्यू देना है। सो इन दिस वे दे कुड प्लान देयर इनकम अलॉन्ग विद देयर एक्सपेंडिचर इन एडवांस में ही उनको पता चल जाता था। Okay, so it was one of the essential elements of Inadashala. Next is this system was progressive in nature because जो peasants थे, peasants were encouraged to bring the new land under cultivation, because full rate of the revenue, ठीक है, अगर आपने कोई जो cultivation के लिए न्यू लैंड लेके आए जो कि पहले वेस्ट लैंड थी और उस पर एग्रीकल्चर नहीं होता था, सो इस लैंड पे फुल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट अप्लाइड टू दिस न्यूली कल्टिवेबल लैंड्स। एट द सेम टाइम जो रेट थे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते थे टू द फुल लेवल ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। ओके, सो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years आपको मिलता था जो भी रेगुलर लैंड रेवेन्यू किसी लैंड पे देना होता था। लेकिन इन केस अगर आप कोई न्यू लैंड और बेसिकली द वेस्ट लैंड ब्रिंग अंडर द कल्टिवेशन, तो 5 year प्रोग्रेसिव और द ग्रेजुअल इंक्रीज होता था आपका फुल रेवेन्यू का। ओके, सो इट इन दिस वे इट वॉज दिस सिस्टम वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इट इज दिस सिस्टम्स एनकरेज द पीजेंट्स, वो एनकरेज करता था पीजेंट्स टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन हो, प्रोड्यूस मोर। कैसे? बिकॉज they were required to pay only the fixed amount of land revenue irrespective of the प्रोडक्शन पे के बेसिस पे नहीं होता था। लैंड सर्वे हुआ, उसके बाद असेसमेंट के बाद उसमें पता चल गया कि इस लैंड से इतना रेवेन्यू आना है। तो अगर पीजेंट्स और इंकरेज होते थे कि अगर हम प्रोड्यूस ज़्यादा भी कर लेंगे तो हमें एज पर द बेसिस ऑफ द प्रोड्यूस जो हमारा प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे हमें नहीं देना है, बट वो फिक्स्ड है। इन दिस वे जो पीजेंट्स थे वो एनकरेज होते थे टू प्रोड्यूस मोर। ओके, नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनेदशाला। सो इन दिस सिस्टम ये जो लैंड होती थी इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। एंड व्हाट आर दिस कैटेगरीज? और ये जो कैटेगरीज होती थी दे डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशंस। ये जो कैटेगरीज हैं दिस आर द पोलच जो कि कल्टीवेटेड एवरी ईयर कल्टीवेट होती थी, वो फर्टाइल लैंड थी एवरी ईयर। सेकेंड इज दी परौती, उसको लेफ्ट किया जाता था, लेफ्ट फैलो फॉर दी 1 to 2 years आफ्टर टेकिंग 1 crops in order to regain its productivity. थर्ड इज चचहर, दे लेफ्ट फैलो फॉर दी 3 to 4 years, उसको 3 से 4 years के लिए छोड़ दिया जाता था इन ऑर्डर टू रिकवर इट्स लॉट्स productivity after taking 1 crop. And fourth one is Banjar. They left fallow for more than 5 years, okay, after taking the 1 crop. So ये जो 2, 3 and 4 टाइप की जो लैंड थी, अगर पीजेंट्स इन लैंड में से उसको कल्टीवेट करता था टू ब्रिंग अंडर कल्टीवेशन, तो उसको कुछ थोड़ी सी उसको और प्रोवाइड किया जाता था
सम रिस्पाइट प्रोवाइड करी जाती थी और सम उसको एडवांटेजेस प्रोवाइड किया जाता था कि आपको फुल रेवेन्यू नहीं देना है, आपने जो ये लैंड कल्टीवेशन के अंदर लेके आए हो, सो यू हैव अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। उसको जब 5 ईयर जब पूरा हो जाएगा तब आपको पूरा लैंड रेवेन्यू जितना भी नॉर्मल लैंड पे अप्लाई होता है तब आपके इस लैंड पे अप्लाई होगा। सो इन दिस वे द पीजेंट्स वर मोर बेसिकली ईगर होते थे, एनकरेज होते थे इन ऑर्डर टू ब्रिंग द वेस्ट लैंड और द अनकल्टिवेबल लैंड इनटू द कल्टीवेशन। ओके, ना ये जो है ईच ऑफ दिस 4 कैटेगरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और ये जो 4 कैटेगरीज हैं इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल। अब ये क्या हुआ, इसमें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन में 4 कैटेगरीज हो गए, फिर इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये कैटेगरीज कौन सी होती थी, गुड, मिडिल और द बैड। ठीक है, नाउ द प्रोडक्शन डेटा पर बीघा, जो प्रोडक्शन का डेटा होता था पर बीघा, इट वॉज कलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years for the each सब categories of land। on the basis of that average of 10 yearly production fix कर दिया जाता था as a standard yield पर बीघा। उसके बाद लोकल प्राइस लिस्ट वॉज प्रिपेयर की जाती थी, दैट इज द दस्तूर एल अमर। ओके, वो लोकल प्राइस लिस्ट प्रिपेयर की जाती थी बाय डिवाइडिंग द एंटायर स्टेट इनटू वेरियस मार्केट एरियाज, जो कि उनमें कॉमन प्राइस होता था फॉर द कॉमन क्रॉप्स के लिए। ओके, ये जो प्राइस लिस्ट होती थी ये प्रिपेयर की जाती थी बाय द यूजिंग ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 10 years। ठीक है, अच्छा, जो नॉर्मल रेट ऑफ रेवेन्यू था, जो नॉर्मल रेट ऑफ रेवेन्यू होता था, इट वॉज 1/3, बट इन सॉरी, बट इन काश्मीर द रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज 50% और बेसिकली हाफ। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे सैफ्रॉन, सैफ्रॉन का कल्टीवेशन होता था, यहाँ पे सैफ्रॉन वॉज शोन। एंड इन सिंध और द मुल्तान रीजन एंड इन राजस्थान the land revenue rate was 1/4। it is because ये जो areas हैं they are semi arid in nature, they are semi arid in nature और इनकी productivity जो है वो less in comparison to the fertility, that is why यहाँ का जो rate of revenue था 1/4। now this is the mechanism of Ina Dashala। now let's see some other type of revenue system that is prevalent during that time। other रेवेन्यू सिस्टम। नो, ये जो इन दशाला था, इट वॉज नॉट इम्पोज फोर्सिबली फॉर द एवरी पीजेंट्स। जो स्टेट थे दे अलाउ, स्टेट अलाउ करते थे द पीजेंट्स को टू एडाप्ट एनी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एज पर देयर चॉइस और द कन्वीनियंट। नाउ जो सिस्टम है ऑफ द क्रॉप शेयरिंग कॉन्टिन्यूड था, जो ओल्ड प्रॉपर जो सिस्टम चल रहे थे वो कॉन्टिन्यूड थे। ओके, उसमें से एक था नस्क सिस्टम। इसमें क्या होता था, इट वॉज यूज्ड इन द पास्ट डेट फॉर द पेइंग लैंड रेवेन्यू, दैट इज इनमें क्या होता था, एक रफ कैलकुलेशन कर ली जाती थी टू द अमाउंट ऑफ पेबल बाय द पीजेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस पे। अगर आप ये सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इस सिस्टम के साथ कंटिन्यू रहो। ओके, तो इसमें क्या होता था, एक रफ कैलकुलेशन कर दी जाती थी ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द पीजेंट, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज द कनकुत सिस्टम। इट वॉज ऑल्सो इन यूज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इस सिस्टम में क्या होता था, रफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, rough measurement of the land was carried out by counting the steps, or with the help of the chains। और जो टोटल प्रोडक्शन होता था इट वॉज एस्टिमेटेड थ्रू द गेस वर्क, गेस के बेसिस पे उसको असेस कर दिया जाता था कि इतना आपको देना है, सो टू असेस द लैंड रेवेन्यू। ओके, इन बंगाल में मुक्तई सिस्टम प्रेवलेंट था,
इसमें क्या होता था, एंटायर विलेज, होल विलेज was used to pay a lump sum amount of the revenue and pay in cash. So these are the other revenue systems which were prevalent during the Mughal period. Some other भी हैं such as जो assessment होता था उसको बेस कर दिया जाता था, बाउली सिस्टम और द खेत बटाई और द लंग बटाई. We will discuss in detail when we do land revenue in the whole of the Mughal period. Okay, now अगर हम इन दशाला पे कंटिन्यू करें तो एक क्वेश्चन आता है वेदर ये जो दशाला सिस्टम है, दैट इज द इन दशाला जो सिस्टम है, इट वाज परमानेंट है, ये परमानेंट था, और वेदर इट वाज मीन टू बी रिवाइज, क्या ये रिवाइज हो सकता था पेरियोडिकली, और होता था पेरियोडिकली. सो it was having point out that it was permanent for all practical purpose, okay, because no settlement was carried out either during the remaining years of the Akbar reign, जब से उन्होंने start किया था, और by his successor. But this does not mean जो state का gain था nothing from the expansion and the improvement of cultivations, और that जो peasant है had no redress on account of the natural disasters. उसके भी relief measures थे, emergency measures थे, हमने देखा था, और during the time when the prices are falling. Okay, so at the same time expansion and the improvement of cultivations एक principal objective था of the Mughal government. Okay, so it was permanent for all purposes. At the same time जो expansion था and improvement, इस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया जाता था, और एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था ड्यूरिंग द होल ऑफ द मुगल गवर्नमेंट. नाउ जो स्ट्राइकिंग फीचर्स है ऑफ द जब्ती या दशाला सिस्टम के, फॉर क्विक रिवीजन के लिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट क्या था, मेजरमेंट ऑफ लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड वॉज मस्ट अंडर दिस सिस्टम हो गया. सेकेंड इज फिक्स द कैश रेवेन्यू रेट, fixed cash revenue rates, और उसको that is the दस्तूर अमल, दस्तूर for the each crop fixed. total collection of the revenue होता था, it was done only in cash. ठीक है, क्योंकि काइन को कैश में कन्वर्ट करने के लिए ये जो आपका असेसमेंट होता था, ये जो दैट इज दस्तूर अमल इशू किया जाता था. ओके, एट द सेम टाइम हिस्टोरियंस आल्सो सेज दैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था, दिस सिस्टम हैड अ फॉलोइंग मेरिट्स. What are its merits? First is with fixed and the permanent था दस्तूर सिस्टम इन प्लेस, जो स्कोप ऑफ द अनसर्टेनिटीज थी और जो फ्लक्चुएशंस थी इन लिवाइंग लैंड रेवेन्यू डिमांड्स बिकेम इनइफेक्टिव हो गई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनसर्टेनिटीज थी और जो फ्लक्चुएशंस होता था इन लिवाइंग द लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, वो अब इनइफेक्टिव हो गया. तो एक तो ये मेरिट थी. सेकेंड इज मेजरमेंट कुड ऑलवेज बी रीअसर्टेन एंड रीचेक्ड. जो मेजरमेंट है उसको रीअसर्टेन कर दिया जाता था बार बार जब भी जरूरत पड़ती थी. एट द सेम टाइम उसको रीचेक भी किया जाता था कि इसमें कोई लूप होल तो नहीं है. थर्ड इज एज देयर फिक्स दस्तूर, सो लोकल ऑफिशियल जो होते थे दे कुड नॉट यूज देयर डिस्क्रिएशन. सो लोकल ऑफिशियल्स नो डिस्क्रिएशन, अब वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकते. एंड द चांसेस ऑफ मिस यूज और सम सॉर्ट ऑफ करप्शन जो होता था ऑफ द पोजीशंस बाय देम केम टू बी दी मिनिमाइज और द मिनिमम लेवल पे हो गया. ठीक है, वो तो पहले फिक्स है किसको कितना देना है. सो इन दिस वे इट ऑल्सो चेक द करप्शंस अलॉन्ग विद दी जो भी अनसर्टिनिटीज थी, मिस यूज ऑफ पावर थी सब. एट द सेम टाइम हिस्टोरियंस हैव ऑल्सो ट्रेस सम लिमिटेशंस. देखो कोई भी अगर किसी भी चीज़ की मेरिट है तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी चीज़ की लिमिटेशंस ना हो. So limitations or the demerits. Okay, वो क्या है. First, a cess of 1 dam per biga known as the jabitana was paid to bear the cost incurred in maintaining the measurements of the party. So they were making, जो ये method था इसको expensive बनाता था. तो क्या होता था, a cess, एक cess था, cess of 1 dam, एक दाम का लिया जाता था जो कि कलेक्ट किया जाता था पर बीघा, जिसको कहा जाता था जबीताना. ठीक है, किसके लिए लिया जाता था, टू बियर जो कॉस्ट लगती थी मेंटेन करने में मेजरमेंट ऑफ द पार्टी, देयर बाय
ये जो मेथड था इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव था, मीन्स अल्टीमेटली किस पे ये जो है जो आपका एक्सपेंस पड़ रहा है पीजेंट से पड़ रहा है। सो इन दिस में उनको काफ़ी कहीं हद तक काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। सेकेंड डिमेरिट थी, सो देर वॉज अ चांस ऑफ मिस यूजिंग द अथॉरिटी एज वेल एज यूजिंग द फ्रॉडलेंट मीन्स इन रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, तो चांसेस जो थे मिनिमाइज तो आपने कर दिया बट स्टिल इट वॉज नॉट फुल प्रूफ एंड चांसेस ऑफ मिस यूजिंग ऑफ अथॉरिटी बाई यूजिंग दी गलत तरीके से आपको लैंड मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉडलेंट मीन्स इन अकॉर्डेंस और सॉरी रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट ऑफ लैंड। अनदर डिसएडवांटेज इज अगर जो यील्ड है इफ द यील्ड डिड नॉट कम अप विद द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जैसे कोई भी एक लैंड को सर्वे किया गया और उसको मेजर किया गया और उसको ये एक्सपेक्ट किया गया कि इतना इसको यील्ड मिलेगा, उस बेसिस पे स्टेट का रेवेन्यू और द लैंड रेवेन्यू मीन्स अलॉट किया गया, बट अगर वो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ पाया या फिर उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, सो द पीजेंट के पास और द पीजेंट्स ऑलवेज फेस द डिसएडवांटेज बिकॉज अंडर ये जो सिस्टम था प्रिवेंट सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बियरिंग द रिस्क एंड द लॉसेस वर सोनली ले विद दैम, सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स की ही होती थी बिकॉज वो तो परमानेंटली फिक्स था, उतना तो आपको देना ही है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, अगर आप ज़्यादा सरप्लस करते हो तो उसके बेसिस पे स्टेट को ज़्यादा तो नहीं दोगे। इसी तरीके से अगर आपका प्रोडक्शन कम हुआ है तो स्टेट को तो उतना ही देना है, आप कम नहीं दे सकते। फोर्थ इज इन वर्ड ऑफ अबू फजल, if the peasant does not have the strength to bear zabti, if the peasants does not have the strength, उसके पास strength नहीं है in order to bear the zabti, so the practice of taking a third of the crop as a revenue is follow, practice of taking the third of the crop as a revenue वो सिस्टम फॉलो करते थे, revenue follow. So this is all about the Een and Dashala. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.